गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है हमने अब तक सेक्शन 10, 11, 12 साथ में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था 13 से 17 तक, मैंने आपको 16 तक ऑलरेडी आपको बता रखा था, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी तो कोरिलेट करके ही जब मैं चल रही थी। जब मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 5 के 3 सेक्शन एक्सेप्शंस हैं, वो हैं 13, 14 और 16। ठीक है, उसमें आपका जो एक सेक्शन था 15 वो मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो यहाँ पे मैंने स्लाइड लगा रखी है आपको बताने के लिए। देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको जब सेक्शन 5 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 के साथ कि वो उसके 3 सेक्शंस उसके एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है हमारा टीपीए का, वो ये कहता है कि सेक्शन 5 कहता है कि जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो इंटर वाइबस ट्रांसफ़र करोगे, मतलब एक लिविंग पर्सन द्वारा दूसरे लिविंग पर्सन को जो ट्रांसफ़र किया जाता है वही टीपीए के अंतर्गत आता है। उसके अलावा आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वरना वो टीपीए में कवर नहीं होगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन है 13, 14 और 16। तो 13 कहता है कि किसी अनबॉर्न बेबी के अगर फेवर में भी अगर कोई आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो प्रॉपर्टी, तो उसके भी प्रोविज़न दिए हैं, वो पॉसिबल है। ठीक। और 14 कहता है डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन की बात करता है अगेंस्ट परपिचुटी की। ठीक है, तो परपिचुटी होता क्या है, तो परपिचुटी मीन्स ही होती है कंटिन्यूटी। ठीक है, मैंने आपको उसकी मतलब जो इंग्लिश है वो मैंने आपको उसकी ईजी इंग्लिश बताई कि परपिचुटी मीन्स होता है कंटिन्यूटी से रहते हो। रूल अगेंस्ट परपिचुटी कि आप शाश्वतता के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, और लेकिन उसने कहा कि वो भी आप कर सकते हो। सेक्शन 5 कहता है खाली लिविंग से लिविंग को करेंगे, आप रहो ना रहो, लेकिन वो कह रहा फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 16 उसके कहता है, उसका इफेक्ट बताता है कि 13 और 14 में अगर किसी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो बता दें। सेक्शन 15 मैंने आपको बीच में छोड़ दिया था। इस पे देखिए एक केस आता है, मैंने आपको पहले बताया था, इस पे एक केस आता है पूछता है, जिसमें से एक केस इसमें हमने आपके नोट्स में लिखा है। एक केस बहुत जो लीडिंग है, जो सबसे पहला केस था वो 1817 का केस है, आप उसको नोट कर लोगे। लीक वर्सेस रॉबिन्सन का केस है वो। ठीक है, कि जो कहता है कि सेक्शन 13 और 14 के अंतर्गत अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र जो है आप जब करोगे तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री सेक्शन है 15 और 16। ठीक है, पहले जानो कि सेक्शन 15 और 16 क्या है। सेक्शन 13 और 14 का सप्लीमेंट्री सेक्शन है। ठीक है, तो वो कह रहा है ट्रांसफ़र टू क्लास ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे क्लास ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र करते हो जो अनबॉर्न है, मतलब वो एक पर्टिकुलर क्लास है कि आप वो बच्चा भी जन्म नहीं लिया, अनबॉर्न पर्सन है, उसके अगेंस्ट अगर आप इस तरह के क्लास के पर्सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न है। तो क्या वो ट्रांसफ़र या वो कंडीशन, जिस कंडीशन पे आप कर रहे हो ट्रांसफ़र टीपीए के अंतर्गत, वो वॉइड होगा कि नहीं होगा या होली होगा, इसी से रिलेटेड ये बात करता है। तो सेक्शन 15 कहता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो एक पर्टिकुलर क्लास को जो कि अनबॉर्न है, तो उसका जो आपको जो ट्रांसफ़र होगा वो वहाँ पे वैलिड कह रहा है कि नॉट टू बी वैलिड। आप ये चीज़ देखो, ये लिखा हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखिए ये लिखा है ना, नॉट बी वॉइड। सेक्शन 5 क्या कहता है कि लिविंग पर्सन को ही अगर ट्रांसफ़र करोगे तो ही टीपीए काम करेगा। यहाँ कह रहा है कि यहाँ तो लिविंग पर्सन नहीं है ना, वो तो अनबॉर्न पर्सन है, फिर भी अगर आप उसके आगे उसको अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो वॉइड नहीं होगा। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टीपीए के मैक्सिमम प्रोविज़न जितने हैं वो नेगेटिव सेंस में दिए हुए हैं। तो जब नेगेटिव सेंस में दिए तो उसने वो क्या कहा, वो कहना वैलिड चाह रहा है कि इस तरह के ट्रांसफ़र को आप वैलिड कहोगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, नॉट टू बी वॉइड, मतलब वो वॉइड नहीं होगा। जब वॉइड नहीं होगा तो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, कह रहा है प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, किसी ऐसे क्लास ऑफ पर्सन को जो सेक्शन 13 और 14 के अंतर्गत आते हैं। सच ट्रांसफर इज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, वो ट्रांसफर वॉइड होगा। ठीक है, सो द एंटायर ट्रांसफर विल नॉट बी वॉइड, वो ट्रांसफ़र वॉइड होगा, बट होली जो ट्रांसफ़र, जो पूरा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो वॉइड नहीं होगी। ठीक है, ओनली फॉर द ट्रांसफ़र मेड इन द फेवर ऑफ, कौन सा नहीं होगा,
नॉर्मल ट्रांसफ़र तो वो कहेगा ना, जब हम एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर रहा है और सामने वाला नहीं जीवित है, तो कहेंगे कि ये तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अगर जिसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं अनबॉर्न बेबी के, तो वो पर्टिकुलर पार्ट वॉइड नहीं होगा, अदरवाइज होल जो है उसका इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो वो वॉइड ही कहलाएगा। जैसे इसमें केस है, उस पर इसीलिए इस पर एक केस आया जिसका नाम है राजा बजरंग बहादुर सिंह बनाम ठकुराइन भक्त राज कुंवर। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये आपको केस है, इसमें कहा गया इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस इट्स व्यू। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट नो इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। ये पूर्णतः सत्य है कि कोई भी इंटरेस्ट आप किसी ऐसे के अगेंस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है, जो अस्तित्व में नहीं है। बट व्हेन द गिफ्ट इज मेड टू अ क्लास ऑफ पर्सन सम ऑफ whom वुड हैव बीन इन एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर आप किसी ऐसे को ट्रांसफ़र करते हो जो कि एग्जिस्टेंस में है लेकिन वो प्रेजेंट सामने आपको दिख नहीं रहा, बच्चा बेबी है 3-4 महीने का, मम्मा के पेट में है, तो वो जिंदा है, तो ये है ना, अस्तित्व में तो है, लेकिन वो आपको अभी प्रत्यक्ष रूप में अभी उसका समय नहीं है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। अगर उसके फेवर में अगर आप ये ट्रांसफ़र करते हो, इस तरह का कोई ट्रांसफ़र करते हो, अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हो, करते हो, तो एंड अदर्स आर नॉट, इट डज नॉट फॉल इन इंटिनिटी। ठीक है, इंटिनिटी, इट इज़ वैलिड इन रिलेशन टू अ पर्सन हु इज एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टेटर एंड इट इज़ इनवैलिड फॉर द रिमाइंडर। कह रहा है कि उस समय जो अस्तित्व में होगा, जैसे मदर है, वो उसके पेट में बच्चा है, किसी ने ट्रांसफ़र किया, तो वो जो ट्रांसफ़र है खाली वैलिड किसके लिए है, उसकी मदर के लिए और वो अनबॉर्न बेबी के लिए। अदरवाइज आप सोचो कोई और कहे कि नहीं, इन्होंने ऐसा कह के गया था कि ये होगा तो उसको दे जाएगा, तो वो वैलिड होगा कि नहीं, नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के फेवर में अगर आप कोई ट्रांसफ़र करते हो तो वो यहाँ पे वैलिड होगा, बस उसका होना ज़रूरी है, उसका प्रत्यक्ष होना ना होना बात की बात है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसे आप गिफ्ट करते हो तो वो उसके अंतर्गत आता है और वो वैलिड होगा। ठीक, सेक्शन 15 ये कहता है, 16 क्या कहता है, 13 और 14 का इफेक्ट बताता है, जो कि हम ऑलरेडी एक बार देख चुके थे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इफेक्ट के बारे में क्या कहता है कि पहले तो ये होना चाहिए प्रायर इंटरेस्ट। कह रहा है इफेक्ट क्या होगा कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया, ठीक है, जिसने आपको करा, तो जो बाद वाला इंटरेस्ट, प्रायर इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, कि मदर है, अगर उसको ही आपने ट्रांसफ़र किया, वो फेल कर गया, ठीक है, तो जो बच्चे को बाद में मिलने वाला था वो भी क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इन द फॉरवर्ड इंटरेस्ट फेल्स द लेटर इंटरेस्ट विल ऑल्सो फेल। अगर पहला वाला इंटरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो बाद वाला भी इंटरेस्ट डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। ये तो हमारा पुराना, हमने उसको कवर किया। आज हम सेक्शन 17 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, सेक्शन 17 से हमें पढ़ना है। सेक्शन 17 देखिए बात क्या करता है, वो कह रहा है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, जो उसका शॉर्ट टाइटल है वो ये कहता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। सेक्शन 17 में एक प्रिंसिपल वेस्टेड है, वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे इस आपका लिखा हुआ संचयन के लिए निर्देश। संचयन मीन्स क्या होता है, संचित करना, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, कोई चीज़ आपके पास बहुत जगह पे बिखरी हुई है, मैं कह रही हूँ सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करो, ठीक है, मतलब इकट्ठा कर लो, संचयन करो। तो यहाँ पे क्योंकि लिटरल मीनिंग तो हमने जान लिया एक्यूमुलेशन का क्या होता है, लेकिन जब आप ये देखोगे कि लिटरल मीनिंग आपने देख ली, अब आप कहोगे कि एक्यूमुलेशन की लिटरल मीनिंग है कि किसी पर्टिकुलर कई चीज़ों को जगह जगह है उन सबको आपको इकट्ठा करना है, लेकिन क्योंकि ये टीपीए है तो यहाँ पे किस तरह के एक्यूमुलेशन की बात की जा रही है, इस चीज़ को एकदम क्लियर कट याद करो कि आप टीपीए पढ़ रहे हो, तो टीपीए से रिलेटेड, इसमें इनकम से, ठीक है, मनी से रिलेटेड एक्यूमुलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, दिस सेक्शन स्टेट दैट देयर आर 2 लिमिट्स फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे कह रहा है दो यहाँ पे जो है आपके लिमिट्स हैं एक्यूमुलेशन के, ठीक है, क्योंकि टीपीए है, इनकम से रिलेटेड है, तो 2 लिमिट्स हैं कि इन 2 लिमिट्स में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। पहला क्या है, टिल द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, जो भी आपको डायरेक्शन दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक, दूसरा है अप टू 18 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र विच एवर इज हायर। कह रहा है कि जो अगर मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, समझ रहे हो, अनबॉर्न पर्सन के लिए किया या फिर एकदम माइनर है उसके लिए किया,
तो उसके जगह पे आप अगर उसके गार्जियन हो, संरक्षक हो या कुछ भी हो, तो आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि उसका जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सारे पैसे आप इकट्ठा करो। और वो कब तक इकट्ठा करोगे? जब तक वो बच्चा खुद मेजर नहीं हो जाता। ठीक, जैसे ही वो मेजर हो जाए, या तो ट्रांसफरर के लाइफ स्पैन तक, जब तक वो जिंदा है तब तक वो ट्रांसफर, वो जो है संचयन एक्युमुलेशन करेगा, जो भी पहले आ जाए, चाहे वो मेजर पहले हो जाए या फिर वो मान लो अगर उनकी डेथ अगर हो जाती है तो जब तक वो कर सकते हैं बच्चे के मेजर होने से पहले, तब तक वही करेंगे संचयन। ठीक है, इसका एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है? एक्युमुलेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों, संचयन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, कि क्यों हमें ऐसा प्रोविज़न बनाना पड़ा? वो कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके? ठीक है, पहला है सो दैट द पीरियड ऑफ एक्युमुलेशन कैन बी लिमिटेड। ये हमने रूल इसलिए बनाया है कि ताकि जो संचयन का सिद्धांत है उसके तहत हम किसी चीज़ पर रोक लगा सके। किस तरह की चीज़ों पर रोक लगा सके? जो टाइम पीरियड है, हम एक टाइम पीरियड बाउंड कर दिए ना, 18 ईयर, मैक्सिमम 18 ईयर, तो हमने इसलिए वो संचयन का सिद्धांत यहाँ पे लाया। दूसरा है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मेरी थी, मैं अभी माइनर हूँ, मेरे जगह पे कोई और मेरी प्रॉपर्टी देख रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, उससे पैसे जो आ रहे हैं वो उसको इकट्ठा कर रहा है, तो एक्चुअल में ओनर मैं हूँ। ठीक है, तो ओनरशिप और पोजीशन का जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज अ रिसीवर, ठीक है, उसको सेपरेट करने का भी एक ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। तीसरा है टू अक्यूमुलेट द इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, अ सेपरेट फंड इज सेट अप सो दैट द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी इज स्टॉप फॉर अ फिक्स टाइम। कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट इसलिए भी हमने एक मैक्सिमम 18 ईयर बोला। ठीक है, 18 ईयर के बाद तो अब 18 ईयर पहले आ जाता है आपका, कि जो आपका ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है उसका समय पहले आ जाता है, वो बात की बात है, लेकिन मैक्सिमम तो 18 ईयर ही है। ठीक है, कह रहा है कि उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है एक्युमुलेशन का, कि हम जो वो इनकम हमारे पास इकट्ठा हो रही है, संचित हो रही है, उससे हम एक पर्टिकुलर सेपरेट फंड बना सकें और फिर उसको पर्टिकुलर फिक्स टाइम तक हम उसको सेपरेट उसका फंड बना सकें, ताकि जैसे हमने कहते हैं अगर हम कोई पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं, समझ रहे हो, तो इनकम से रिलेटेड होता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मैच्योर होता है, फिर उसके बाद उस पर कितने, तो उसी तरह वो कह रहा है कि ये इसीलिए इसको बनाया गया है एक्युमुलेशन का, कि आप चाहो तो उस पर एक सेपरेट फंड भी बना सकते हो, फिर जितने पैसे आते हैं उसमें आप डालते रहोगे, 18 साल के बाद आप देखोगे इकट्ठा उसमें कितने हो, फिर आप जिस भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आपने उसको गिफ्ट करा था या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी, फिर आप उसको यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, देखिए सेक्शन 17 जब भी आप पढ़िए, सेक्शन 17 जब भी आप पढ़िए तो सेक्शन 17 के साथ हमेशा सेक्शन 11 पढ़ा जाता है। ठीक, अब आपको मैं बताऊं सेक्शन 11, अब मैंने ऐसे बोल दिया, अगर देखो सेक्शन 11 जब मैंने आपको अभी लास्ट क्लास जो हमारी लास्ट वीडियो है आप उसमें देखोगे तो 10, 11, 12 तीन ही सेक्शन मैंने आपको ब्रीफ में समझाया था, और उन तीनों चीज़ों में क्या था, वो बोल रहा था कि ओवरऑल बोल रहा था कि ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड होगा, बट जो उस पर कंडीशन लगेंगे वो वॉइड होंगे। तो सेक्शन 10 डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात करता है। सेक्शन 11 क्या कहता था? सेक्शन 11 हमारा कह रहा था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक, उस पर जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट मीन्स मनी, ठीक है, जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस पर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो रिस्ट्रिक्शन वॉइड होगा और उसका जो ट्रांसफ़र होगा आपका प्रॉपर्टी का वो वैलिड होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन था, उसने कहा कि अगर आप लीज और मॉर्गेज करते हो प्रॉपर्टी को और फिर उसके इंटरेस्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो इंटरेस्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो वैलिड होगा। ठीक, इन शॉर्ट सेक्शन 11 मॉर्गेज और लीज के जो प्रोविजंस है उसमें काम नहीं करते हैं, और सेक्शन 11 जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस पर कंडीशन लगाते हैं। ठीक, और सेक्शन 11 के और सेक्शन 17 क्या कह रहा है? सेक्शन 17 भी एक्युमुलेशन की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है कि संचयन आपको इकट्ठा करना है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन हम पढ़ते हैं। पहले तो इन दोनों को याद करेंगे, जब भी हम 17 पढ़ेंगे तो वो भी इनकम की बात कर रहा है, ये भी इनकम की बात कर रहा है, वो भी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ये भी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इसको हम साथ में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 17 का जो कंपैरिजन है। ठीक है, दो कंपैरिजन है, ये आप देखेंगे, आपको बताया जा रहा है। मैं कह रही थी कंपैरिजन हम बात कर रहे थे ना, तो कंपैरिजन में हम देखेंगे तो सेक्शन पहला कंपैरिजन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 इफ देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी नो कंडीशन ऑफ कंप्लीट रिस्ट्रेंट कैन बी इम्पोज्ड। कह रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, सेक्शन 11 ये कहता है कि जब आप कभी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो उस पर अगर पार्शियल आप
लगाते हो रिस्ट्रिक्शन तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर एब्सोल्यूट, उस ट्रांसफ़र पे एब्सोल्यूट कंडीशन लगाते हो कि तो वो जो है पूरा का पूरा वो वॉइड होगा, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है, वो ट्रांसफ़र ही वैलिड नहीं होगा फिर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी की, और कोई कंडीशन उस पर अगर कंप्लीटली रेस्ट्रेन लगाता है तो वो मान्य नहीं होगा। सेक्शन 17 हमारा क्या कह रहा है? एज पर सेक्शन 17 बट लिमिट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफरिंग। कह रहा है कि लेकिन जो सेक्शन 11 है एकोमुलेशन की बात कर रहा है, मैक्सिमम 18 ईयर, तो वो कह रहा है कि अगर जिस तरह से दिशा निर्देश दिया जा रहा है ना, तो दिशा निर्देश कौन देता है? कोर्ट देती है ना। डायरेक्शन कौन देता है? हमारी सुप्रीम अथॉरिटी देती है। तो वो कह रहा है प्रिस्क्राइब, अगर जैसे ये वर्ड आया, देखिए ये वर्ड जैसे ही आया प्रिस्क्राइब, मतलब प्रिस्क्राइब मीन्स वर्ड लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब मीन्स कि लॉ में जिस चीज़ को बताया गया है, ठीक है, आप उसकी बात करोगे कि लॉ में क्या चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब के बारे में बात कर रहा है कि अगर जो भी कंडीशन आपको प्रिस्क्राइब की गई है सेक्शन 17 में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इनकम पे उससे इनकम हो रहा है उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से, तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा एकोमुलेशन के लिए या बताया जाएगा वो यहाँ पे वैलिड होगा। ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब देखो इसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है आप देखोगे? एक्सेप्शन में देखोगे कि एक तो ये आप याद रखो सेक्शन 17 डायरेक्ट पूछता है डॉक्ट्रिन ऑफ एकोमुलेशन, वहाँ पे काम करता है प्रिंसिपल ऑफ एकोमुलेशन, ठीक है। उसके एक्सेप्शंस हैं 17 के सब क्लॉज 2 में दिया है। कह रहा है एकोमुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ ट्रांसफरर्स डेट, ठीक है, अगर अंतरक के ऋण के बारे में कह रहा है, भुगतान के लिए अगर संचयन का निर्देश दिया जाता है तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफरर ट्रांसफर्स अ हाउस टू द ट्रांसफरी with a direction that the transferor shall pay the transferor's debt to 50,000 rupees from the rent of that house. Such direction shall not be deemed to be void. कह रहा है कि अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, हमने आपको एक घर ट्रांसफ़र किया, हमने बोला उस घर पे 50,000 का ऋण है, तुम हर महीने के रेंट के साथ साथ जो हमारा ऋण है वो भी तुम उसको चुकाओ, ठीक है, वो भी उसको तुम चुकाओगे। तो इस तरह के संचयन को जो है आप क्या कहोगे? ये कह रहा है शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वॉइड, तो उसको वॉइड तो हम नहीं मानेंगे। डीम्ड मतलब हम मानते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं बट हम मान रहे हैं, लेकिन कैसा डीम है? शैल नॉट बी, ठीक है, कंपल्सरी है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वॉइड, हम उसको वॉइड नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन है एकोमुलेशन का, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे दूसरा है अरेंजमेंट, उसके बाद देखोगे दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ पार्टी एकोमुलेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफ़र चिल्ड्रंस। अगर आप ये कहो कि हम आपको ऐसा डायरेक्शन दें कि फ्यूचर में बच्चों के मेंटेनेंस के लिए अभी से अगर हम आपको डायरेक्शन दें कि ये चीज़ का संचयन करिए, इकट्ठा करिए, तो क्या ये संचयन इस डायरेक्शन के टीपीए में ही आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है एकोमुलेशन फॉर प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। हम कह रहे हैं कि हम जो प्रॉपर्टी आज आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं 10 साल बाद उसका क्या होगा, उसके लिए अगर हम अभी से कहें आप प्रॉपर्टी को संचयन करिए, पर्टिकुलर चीज़ को इकट्ठा करते रहिए उस इनकम को, ताकि 10 साल बाद जाके हम उसका मेंटेनेंस करा सकें या हम कुछ कर सकें उस प्रॉपर्टी के साथ, तो क्या वो पॉसिबल है? इस तरह का डायरेक्शन आप दे सकते हो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग? तो आप कहोगे कि नहीं दे सकते हो, ठीक है। चौथा है इफ़ द रूल अगेंस्ट परपिचुटी एंड द रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी देन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 14 और 17 विल नॉट अप्लाई। देखिए यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन, कह रहा है कि अगर जो रूल है सेक्शन 13-14 जो 14 का है रूल अगेंस्ट परपिचुटी सेक्शन 14 और सेक्शन 17, अगर ये दोनों पब्लिक पॉलिसी के लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है, पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, तो इस तरह का जो एक्यूमुलेशन है, तो जो उस पर रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 14 लगाता है कि रूल अगेंस्ट परपिचुटी कहता है कि नहीं आप शाश्वतता के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, तो किसी इंडिविजुअल को नहीं कर सकते हो, लेकिन पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए कर सकते हो, ठीक। सेक्शन 16 कहता है उसका इफेक्ट बताता है
कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हुआ तो बाद वाला भी इंटरेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन अगर वो पब्लिक पॉलिसी के लिए है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, सेक्शन 17 कहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अगर हम फ्यूचर में अगर किसी चीज़ के एक्युमुलेशन की बात करते हैं तो वो वॉइड होगा, लेकिन अगर वो पब्लिक पॉलिसी के लिए होगा तो वो वॉइड नहीं होगा। ठीक, इन शॉर्ट सेक्शन 17 आप समझ लो। सेक्शन 17 कहता है एक्युमुलेशन संचयन की बात करता है, उसके दो लिमिट्स हैं, दो काम चीज़ में वो काम करता है। एक तो ये कहता है कि ट्रांसफरर की जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसफरी है, देखिए जो इसके दो इसेंशियल है जो लिमिट दिए हुए हैं, कि कह रहा है एक लिमिट ये कह रहा है कि लाइफ स्पैन ऑफ द ट्रांसफरी, ठीक, और दूसरा कह रहा है कि अप टू 18 ईयर। इन दोनों केसेस के डायरेक्शन में हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं एक्युमुलेशन का। उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बात की कि ये ऑब्जेक्टिव ये इसका एक्युमुलेशन का प्रोविज़न बनाया ही क्यों गया। फिर इसके बाद कहता है कि 11 और 17 को कंपैरिजन करेंगे तो 11 पे कहता है कि अगर आप कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो जो ट्रांसफ़र है वो काम नहीं करेगा, और 17 कहता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो जो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है तो वो वहाँ पे काम करेगा। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद उसका एक्सेप्शन कह रहा है कि अगर कोई डेट से रिलेटेड है या फिर फ्यूचर मेंटेनेंस से रिलेटेड है या फिर किसी फ्यूचर की प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए अगर हम अभी से आपको डायरेक्शन दें कि आप ऐसे ऐसे संचयन करो तो क्या वो काम करेगा, तो आप कहोगे नहीं काम करेगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, आप इंडिविजुअल के फ्यूचर के लिए ये काम नहीं कर सकते हो। और फिर कह रहा है कि जो सेक्शन 14, 16 और 17 है ये तीनों पे जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ट्रांसफ़र है वो पब्लिक पॉलिसी के इंटरेस्ट में होगा। ठीक, ये सेक्शन 17 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। दो चीज़ें हमें यहाँ पे याद करनी थी, वो ये चीज़ थी कि एक तो कौन सा प्रिंसिपल है, दूसरे उसमें कितने लिमिट्स हैं एक्युमुलेशन के, प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ अगर आप कोई लिमिटेशन लगाते हो किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे तो वो वैलिड होगा। सेक्शन 11 कहता है कि वो और अगर आप इंटरेस्ट पे डायरेक्ट अगर कोई लगाते हो तो वो वैलिड नहीं होगा, ट्रांसफ़र वैलिड होगा लेकिन कंडीशन वॉइड होगा। लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस हैं, दो लीज और मॉर्गेज के केस में सेक्शन 11 काम नहीं करता है। ठीक है, और अगर सेक्शन 17 का सब क्लॉज 1 अपने एक्युमुलेशन को बताता है और 2 जो है उसके एक्सेप्शंस को बताता है। ठीक, ये चेक अगर हमें आता है शॉर्ट टाइटल लिखने के लिए तो आप इतना करोगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 कहता है परपिचुअल ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। ठीक, परपिचुअल मीन्स क्या होता है? परपिचुअल मीन्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डज़ यू मीन बाय परपिचुअल, परपिचुअल मीन्स होता है कि जो अभी दिख नहीं रहा, ठीक है, वर्चुअल जैसे होता है, परपिचुअल कहते हैं। परपिचुअल मीन्स ही होता है कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रूल अगेंस्ट परपिचुटी। ठीक, तो कंटिन्यूटी, परपिचुअल ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। अगर आप कंटिन्यूटी का कोई अगर शाश्वतिक ट्रांसफ़र करते हो जो कि पब्लिक पॉलिसी पे या पब्लिक के बेनिफिट के लिए है तो वो काम करेगा कि नहीं, उस तरह के ट्रांसफ़र आप कर सकते हो नहीं, तो कह रहे हो कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने सेक्शन 17 के जो एक्सेप्शन जो है उसके में हमने तीसरा नंबर पढ़ा कि अगर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड अगर हम कोई ट्रांसफ़र करते हैं, एक्युमुलेशन करते हैं, इन कंडीशन लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वैलिड होंगी। ठीक है, इसको सेक्शन 18 में एक प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन वेस्टेड है, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। अब जैसे नाम ही जानो, साइप्रस मीन्स क्या होता है, निकटता के सिद्धांत इसको कहते हैं। आपके समझने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस को कहते हैं निकटता मीन्स जिस चीज़ के लिए आपने मान लीजिए कोई ट्रस्ट किया, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फ्यूचर के लिए कि पब्लिक पॉलिसी की बेनिफिट के लिए मैंने ये ट्रांसफ़र करा, अगर एग्जैक्ट उस चीज़ को नहीं फॉलो किया जा सकता है तो उससे सबसे क्लोजेस्ट, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें आंसर्स क्वेश्चन जब हम करते हैं तो चारों आंसर सही होते हैं, बट हम कहते हैं क्लोजेस्ट आंसर आपको क्लिक करना है कि जो सबसे सही लग रहा हो इसमें या जो सबसे सही ऑप्शन होगा आप उसको चूज़ करोगे। वैसे ही वो कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस में जो निकटता का सिद्धांत, जो भी पर्पस के लिए हमने ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, अगर हम एज इट इज़ लिटरल सेंस में उसको एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड अगर हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं तो उसका जो नियरेस्ट होगा कि उसके बाद सबसे पास वाला काम कौन सा हो सकता है, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, कह रहा है पब्लिक बेनिफिट। ठीक है,
पब्लिक बेनिफिट, किस तरह के पब्लिक बेनिफिट इन सब में इंक्लूड होंगे? सेक्शन 18 में कह रहा है कोई रिलीजन से रिलेटेड आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, किसी नॉलेज पर्पस से, किसी कॉमर्स बिजनेस के लिए, किसी हेल्थ के लिए, किसी सेफ्टी के लिए, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैनकाइंड के बेनिफिशियल के लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, रिलीजन के लिए जैसे ट्रस्ट बनाते हैं, मंदिरों में ट्रस्ट होते हैं, जब हमारे मोहम्मदन लॉ पढ़ते हैं तो उसमें जब वक्फ बनाए जाते हैं तो वो हमारे रिलीजन के सपोर्ट और उसके लिए एडवर्टीज़मेंट के लिए होते हैं, तो वो पब्लिक बेनिफिट के लिए होते हैं। तो अगर हमने उस चीज़ के लिए बनाया और अगर वो काम हम एज इट इज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उससे जो सबसे नियरेस्ट होगा उससे रिलेटेड काम हम करेंगे। दूसरा, नॉलेज से नॉलेज के लिए अगर मानिए मैंने कोई फ़ंड बनाया कि ठीक है मैंने कोई फ़ंड बनाया है कि अगर इतना ये पैसा हो जाएगा फिर ये बच्चों के इस पढ़ाई में काम आएगा, और बच्चे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई में नहीं काम आया तो निकटता क्या, और ओल्ड एज का हमने स्कीम चलाई कि हम सीनियर सिटीजन्स को भी जो पढ़े लिखे नहीं है हम उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे। तो क्या आप ये काम कर सकते हो कि नहीं? नॉलेज से रिलेटेड तो आप कर सकते हो। ठीक है, कॉमर्स, किसी बिजनेस के लिए हमने एक फंडिंग बना रखी है कि अगर किसी को कभी थोड़ी बहुत स्टार्टअप के लिए अगर पैसे की इकट्ठे पैसे की ज़रूरत है तो आप हमसे लीजिए, फिर बाद में हम आपको बहुत लोएस्ट इंटरेस्ट पे देंगे। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफ़र करते हैं किसी यूज़ के लिए तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं? पब्लिक बेनिफिट के लिए है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपको ये वेल नोन एग्जाम्पल है कि जैसे टाटा रतन जी ने अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में खुलवा रखा है। तो क्या हेल्थ पर्पस के लिए जो उन्होंने बनवा रखा है, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो कर सकते हैं। और उसमें अगर उन्होंने कैंसर के इलाजों के लिए अगर उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, मान लीजिए कैंसर के पेशेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो भी दूसरी वर्ल्ड वाइड अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है, तो क्या वहाँ पे उन पैसों से उस कैंसर को छोड़ के उसका इलाज हो सकता है कि नहीं? तो आप बोलोगे हो सकता है। उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, कि जिस पर्पज़ के लिए आपने किया था अगर एज इट इज़ वो नहीं फॉलो कर पा रहा है तो उससे निकटतम या उससे रिलेटेड, मतलब होना वो पब्लिक बेनिफिट के लिए ही चाहिए, तो आप कर सकते हो कि नहीं? तो आप बोलोगे कि कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में अगर आए तो आप कमेंट में बताओगे तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि गिफ्ट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द आइडल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हमने अगर कोई गिफ्ट किया मूर्ति के लिए जो पूजा पाठ के लिए, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस काम करेगा कि नहीं? तो करेगा। प्रॉपर्टी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ धर्मशाला, ठीक है, तो वो भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे रिलीजन है, कहीं पे कोई धार्मिक स्थल है आपका, उस स्थल के आसपास कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी ये कह के कि हम यहाँ पे हम ये दे रहे हैं धर्मशाला बनाने के लिए ताकि पब्लिक पर्पस पे यूज़ हो सके, तो आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताए, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉम, ठीक है, जो गुम्बद बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए। सरेंडर ऑफ प्रॉपर्टी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर सरेंडर की जा रही है, मतलब खुद से दे दी जा रही है, तो क्या होगा कि ये वैलिड होगा कि नहीं? तो आप कहोगे कि होगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट आप इतना कम से कम तो समझो ही, समझने के लिए ये ज़रूरी है। फिर कहता है इन दिस सेक्शन द वर्ड पब्लिक बेनिफिट हैज़ बीन यूज विच इज़ रीड एज एन एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी मेंशन्ड इन सेक्शन 14। कह रहा है कि जो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है, क्या? पब्लिक बेनिफिट। जैसे ही पब्लिक बेनिफिट आएगा सेक्शन 13 और 14 का वो एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, 14 क्या कहता है कि आप शाश्वतता के लिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो कि आप उसको फिक्स करो। ठीक है, 1 साल 2 साल 1 पीढ़ी, बस इतना। आप ये नहीं कह सकते हो राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा पोता, फिर वो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या जैसे ही आप, लेकिन जैसे ही पब्लिक बेनिफिट के बारे में बात आएगा तो आप एक नहीं कईयों साल तक, जब तक पॉसिबल हो तब तक वो चीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है और उसका आप यूज़ कर सकते हो। वो इसीलिए कह रहा है कि जैसे ही पब्लिक बेनिफिट की बात आएगी तो जो सेक्शन 14 है वो उसका एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट, ठीक है, फॉर अ पब्लिक बेनिफिट, देन सच ट्रांसफ़र इज़ वैलिड इवन इफ़ इट इज़ फॉर परपेचुइटी। जो मैंने आपको बताया, इवन इफ़ इट इज़ फॉर परपेचुइटी, भले अगर उसने परपेचुइटी के लिए ही क्यों ना किया हो कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी जब तक चलेगा, हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की इस पर्पज़ से, तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो आप क्या कहोगे
कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो और ये वैलिड होगा। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वॉइड होगा। ठीक, अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहते किसको हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी फॉर अ पब्लिक बेनिफिट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहाँ काम करेगा, अगर कोई प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं पब्लिक बेनिफिट के लिए, देन द प्रॉपर्टी विल बी यूज फॉर द सिमिलर पब्लिक बेनिफिट। मतलब सेम जो मैंने आपको बताया अपने लोकल लैंग्वेज में कि ठीक है, उस पर्टिकुलर एज इट इज़ लिटरल नहीं तो उससे मिलता जुलता, लेकिन उसी बेनिफिट उसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, उसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड नॉट गो बैक टू द ट्रांसफर। एक बार आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी पब्लिक बेनिफिट के लिए, फिर आपने बोला कि हम ओल्ड एज के लिए किए हैं, लेकिन अगर ओल्ड एज नहीं पढ़ने जा रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको वापस जाएगी? कह रहा है नहीं जाएगी। वो आपने शिक्षा के लिए दिया था तो वो बूढ़े नहीं पढ़ रहे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों के लिए दिया था बच्चे नहीं पढ़ रहे तो बूढ़े पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी वापस से फिर आपको वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? कह रहा है नहीं जाएगी। नॉट गो बैक टू द ट्रांसफरर। ठीक, कह रहा है दिस सेक्शन क्रिएट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन to the rule against perpetuity and against accumulation. That's mean आप सेक्शन जो आपका ये कह रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, मतलब सेक्शन 14 और सेक्शन एक्यूमुलेशन सेक्शन 17, ये दोनों का एक्सेप्शन है। ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस है इन दोनों का एक्सेप्शन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इतनी चीज़ें आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस एक्चुअली में है क्या, निकटता का सिद्धांत कहते हैं इसको। अगर एक बार आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है किसी इन सारे पर्पसेस के लिए जो मैंने आपको रिलीजन, हेल्थ, बिजनेस, ठीक है, नॉलेज, इन सारे चीज़ के बारे में बताया, अगर उसके लिए आप करते हो एज इट इज़, अगर वो नहीं फॉलो होता है तो उससे नियरेस्ट जो भी होगा उसके लिए होगा, वो प्रॉपर्टी आपको वापस से ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये प्रिंसिपल आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन 18 में मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का। और वो क्या बात करता है वो आपने देख लिया कि इन पर्पसेस के लिए अगर आपने किया है ट्रांसफ़र, अगर वो एज इट इज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उससे निकटता वाला जो है हम उसको फॉलो कराएंगे। ठीक है, और सेक्शन 14 और 17 इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि 17 कहता है शाश्वतता के लिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और 17 क्या कहता है कि अगर हम फ्यूचर के एकोमुलेशन के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो कहता है नहीं, लेकिन जैसे ही पब्लिक बेनिफिट की बात आती है वो कहता है आप ये कर सकते हो। ओके, फिर सेक्शन 19 पे हम आते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 19 जो है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट से रिलेटेड सेक्शन है। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? निहित। जैसे एकदम कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में हम जैसे ही बोलेंगे निहित हित किसको कहते हैं, जब हम अपनी मम्मा के पेट में होते हैं, ठीक है, और हमारे बाबा जी की कोई प्रॉपर्टी होती है, पापा की प्रॉपर्टी नहीं, बाबा जी की प्रॉपर्टी, ठीक है, दादाजी की प्रॉपर्टी जो होती है, जिस दिन हम उस धरती पे जन्म लेते हैं उसी दिन सक्सेशन में हमारा जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अगेंस्ट मतलब तहत हमारा इंटरेस्ट उस दिन उस प्रॉपर्टी पे रेज हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं निहित हित। ठीक, वो आप में है, पाई जा रही है पहले से, आप आ गए अस्तित्व में, फिर जैसे ही आप अपनी मेजॉरिटी अटेंड करोगे फिर आपकी जो जो राइट्स है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। अब देखो वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात क्या कह रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट इज सेड टू बी दैट इंटरेस्ट इन विच द ट्रांसफरी एक्वायर्स एन इमीडिएट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एज सुन एज इट इज़ एक्वायर्ड। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको उस इंटरेस्ट पे काबिज हो सकता है, क्यों? तो मिनिमम क्या है? 18 ईयर। ठीक है, जब तक आप मेजर नहीं होगे किसी प्रॉपर्टी पे आपका काबिज तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप अस्तित्व में आ गए तो आपका नाम तो हो ही गया कि ये अब इनके हिस्से की चीज़ें चली जा चुकी हैं। ठीक है, दिस सेक्शन कंसीडर फॉलोइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज वेस्टेड इंटरेस्ट। इस सेक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है जिसको हम कंसीडर करेंगे कैसा? वेस्टेड इंटरेस्ट की तरह, निहित हित। जैसे पहला है वेयर एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन बाय द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड। कह रहा है कि जब कभी वेयर एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, जहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट कर तो जैसे ही हम इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन बाय द ट्रांसफरर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर कोई ट्रांसफरर है किसी के फेवर में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करता है, तो वो कैसा होता है? वो वेस्टेड होता है। आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो जैसे ही वो अपना
अटेंड करेगा एज सुन एज पॉसिबल, वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। दूसरा है वेयर दैट इंटरेस्ट इज वेस्टेड ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। अब जैसे ये हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट विच इज़ लाइकली टू बी हैपन, लाइकली मीन्स व्हाट, कि ज़्यादातर संभावना है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, किसी की शादी हुई, तो जब किसी की शादी हुई तो उसके जो बच्चे होंगे तो उसकी दादाजी की प्रॉपर्टी में उसका अपने आप निहित इंटरेस्ट होगा, ठीक है, लाइकली टू बी हैपन। शादी होगी तो बच्चे होंगे तो जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका भी हिस्सा होगा ही होगा। वो उसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, कह रहा है कि वेयर द इंटरेस्ट इज वेस्टेड ऑन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट, किसी हैपनिंग पे, मतलब जब तक बच्चा नहीं होगा, बच्चा कब होगा, जब शादी होगी, ठीक है, आप लीगल होगे तभी उस चीज़ को आप क्लेम कर सकते हो, है ना। तो कह रहा है कि किसी चीज़ के हैपनिंग पे डिपेंड करता है कि, और वो है संभावना कि ऐसा होगा ही होगा, तो जो भी प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो कैसा इंटरेस्ट कहलाएगा, वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। एन इंटरेस्ट शैल बी डीम टू बी वेस्टेड, जब हम कब कहेंगे कि इस तरह के इंटरेस्ट को डीम टू बी वेस्टेड, व्हेन द ट्रांसफरी इमीडिएटली एक्वायर, कब, जब इमीडिएटली एक्वायर करता है इंटरेस्ट को इन प्रॉपर्टी में विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, अगर उस पर कोई कंडीशन लगाई गई है, उस कंडीशन को पूरा किए बिना जैसे ही वो जन्म लेता है और उसका उस प्रॉपर्टी पे मतलब अधिकार होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और एज सुन एज वो जैसे ही उसको मेजर होता है, उसको एक्वायर कर लेता है, तो इन इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी कहलाती है। इस सेक्शन के बारे में स्पेशलिटी है, दिस सेक्शन मेक्स इट क्लियर, एक चीज़ ये क्लियर करता है ये सेक्शन, वो क्या, दैट द वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट फेल इन इफ द ट्रांसफरी डाइज, दादाजी खत्म हो गए, ज़रूरी नहीं है कि दादाजी रहते हैं उनके जीते जी ही मैं प्रॉपर्टी लूँ, तभी उनके जीते जी ही मैं पैदा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफरी का ख़त्म हो जाना या फिर उसका मतलब उसका निधन हो जाता है आपके पोजीशन लेने से पहले, तो क्या ये सेक्शन अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो कह रहा है ये करेगा, किसी के डेथ पे ये सेक्शन रुका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है इसमें एक केस आया था, राजेश कांत राय वर्सेस शांति देवी का जो केस है 1957 का, ये जो केस है, कह रहा है द टेस्ट ऑफ वेदर एन इंटरेस्ट इज वेस्टेड और नॉट बेस्ड in the intention of the transferor, based on the intention of the transferor which should be ascertained from the language used in the document। कह रहा है कि जो इंटरेस्ट किसी ने, वेस्टेड इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, किसी ने ट्रांसफ़र किया है, तो जो वो है वो उसके किसी के वो इसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि नहीं, जिसने से इसमें कहा है ना द टेस्ट वेदर एंड इंटरेस्ट इज वेस्टेड और नॉट, क्वेश्चन था कि क्या ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी के इंटरेस्ट में वेस्टेड थी कि नहीं थी, ठीक है, इंटरेस्ट ये वेस्टेड था किसी में कि नहीं था, तो ये कहता है कि ये वेस्टेड माना जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है, और वो डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज से हम ये पता करेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी आप मुझे देना चाहते थे, चाहे फिर मैं अस्तित्व में उस समय था या नहीं था, वो उस डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए इस केस में यही क्वेश्चन रेज किया गया था, ठीक है, क्वेश्चन रेज किया गया था इस केस में कि जो प्रॉपर्टी है वो वेस्टेड है कि नहीं है, तो कह रहा है कि वो हमारे जब डॉक्यूमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो उसका जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम उसके इंटेंशन पे जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी वेस्टेड करना चाह रहा था कि नहीं करना चाह रहा था, ठीक। फिर उसके बाद जब आप देखोगे तो जो इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के भी एक्सेप्शन है, क्या है, एज पर द एक्सप्लेनेशन नो इंटरेस्ट शैल बी डीम टू बी कंटिजेंट सपोज टू बी वेस्टेड, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी को जो कॉन्टिजेंट हो हम उसको वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्टिजेंट का मतलब ही यही होता है, हम सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो वो हमारा कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें करता है, कॉन्टिजेंट का मतलब ही होता है कि समथिंग विच वॉज डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज़ के होने या ना होने पे वो डिपेंड करता है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट कैसा होता है कि वो होता ही होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि शैल नो इंटरेस्ट शैल बी डीम टू बी कॉन्टिजेंट, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट जो है कॉन्टिजेंट नहीं माना जाएगा सपोज टू बी वेस्टेड, कि वो कॉन्टिजेंट है और उसको आप वेस्टेड समझ लो, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस किस फॉलोइंग रीजन में ये चीज़ आप कहोगे, पहला है व्हेन द एंजॉयमेंट ऑफ द इंटरेस्ट हैज़ बीन पोस्टपोन
बाय द ट्रांसफरर। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर आपको ट्रांसफ़र आपको किया गया था पर्टिकुलर इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, और उसको पोस्टपोन कर दिया गया ट्रांसफरर द्वारा, ठीक है, पोस्टपोन किया गया है, ये कॉन्टिजेंट में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये वेस्टेड था। अगर इसको पोस्टपोन कर दिया तो मतलब वो कॉन्टिजेंट है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं आएगा, ठीक। दूसरा है एन इंटरेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इवन बिफोर द ट्रांसफर इज मेड। कह रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया गया है प्रॉपर्टी पे, ठीक है, किसी और पर्सन के फेवर में, ठीक, तो जो ट्रांसफ़र है जो ट्रांसफ़र किया गया है, ये जो कह रहे हैं देखिए पर्सन इवन बिफोर द ट्रांसफ़र इज मेड, तो क्या उसको क्या आप मानोगे, वेस्टेड मानोगे कि नहीं मानोगे? तो कहोगे आप इसको वेस्टेड नहीं मानोगे क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही किसी के इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र किया गया था। तीसरा है ऑर्डर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम इन ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया है एक्यूमुलेशन का इनकम से रिलेटेड, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे कि वो जो ट्रांसफ़र की गई है प्रॉपर्टी की वो वेस्टेड है? कहोगे नहीं, क्योंकि वो तो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, ठीक है। चौथा है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन ऑन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट। और अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी के हैपनिंग पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड करता है, तो क्या आप उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहोगे? कहोगे नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या देखोगे आप वेस्टेड इंटरेस्ट का? कहोगे कि द ट्रांसफरी गेट्स ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। वेस्टेड इंटरेस्ट में आपके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन शॉर्ट आप समझो। पहला है कि जो ट्रांसफरी है वो ओनरशिप पाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। जिस भी प्रॉपर्टी में आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है मतलब आप उसके ओनर होगे। दूसरा है ऑन एक्वायरिंग द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ही हैज़ फुल राइट टू ट्रांसफ़र। अब जब क्योंकि तुम ओनर हो तो तुमको पूरा अधिकार है किस चीज़ का, उस प्रॉपर्टी को किसी और को भी ट्रांसफ़र करने का। तीसरा है वेस्टेड इंटरेस्ट इज़ फिक्स्ड। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी द इंटरेस्ट वेस्टेड इन हिज हायर्स, ठीक है। जो वेस्टेड इंटरेस्ट आपको है, आप उसके ओनर हो, ठीक है, आप उसके ओनर हो और वो ट्रांसफ़र आपको प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है, और उसके बाद अगर मान लीजिए जिसने आपको वो प्रॉपर्टी दी थी वो ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट था तो आप उसके ओनर हैं, तो आपके बाद जो आपके लीगल हेयर्स होंगे, जो आपके होंगे, उनके पास वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी चली जाएगी। उसके लिए किसी को ट्रांसफ़र करने की या फिर ये देखने की आपको वो कहाँ से मिली थी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर चौथा है देयर में भी ये ट्रांसफ़र ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का भी ट्रांसफ़र में भी मतलब नॉट कन्फर्म, बट हाँ इसको भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, ठीक है। और पांचवा कह रहा है इफ़ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बिकम वेस्टेड देन देयर कैन बी अ पार्टीशन। और जैसे ही आप जहाँ पे भी प्रॉपर्टी आप में वेस्टेड है तो वहाँ पे और कैसा अधिकार है आपको मिलेगा, देन देयर कैन बी अ पार्टीशन। वहाँ पे आप पार्टीशन भी कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के आप ओनर हो गए तो आप वहाँ पे अपना चीज़ लेके अलग भी हो सकते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के ओनर हो। अगर इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं और अगर आप इन दो के ओनर हो तो आप चाहो तो एक पार्टीशन भी करके इसको अलग कर सकते हो, या तो वैसे ही पोजीशन दिखा के वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपका वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। आप उसके ओनर हो गए तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, मे भी उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर आप जिसने आपको ये प्रॉपर्टी दी थी, ये दोनों प्रॉपर्टी जिसने आपको दी थी वो अब नहीं भी है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपके लीगल हेयर्स को भी चला जाएगा जब आपकी टाइम पीरियड ख़त्म होएगा तो, ठीक है। समझ आया? चलिए ठीक है। फिर उसके बाद जब हम करेंगे, देखिए नोट में लिखा हुआ था ट्रांसफ़र ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 विदाउट ऑब्टेनिंग पोजीशन एंड सच प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड अंडर सेक्शन 60 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कह रहा है कि अगर ट्रांसफरी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर वो सेक्शन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है बिना पोजीशन के, कि उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट तो था, ठीक है, वो उसका ओनर था लेकिन उसका पोजीशन नहीं था उसके पास, ठीक है, उसके पास पोजीशन नहीं था, देन सच प्रॉपर्टी कैन बी, तो जो सच प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड सच सोल्ड अंडर सेक्शन 60। तो उस तरह की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अटैच करके आप सोल्ड भी कर सकते हो सीपीसी के सेक्शन 60 के तहत, ठीक। सेक्शन 20 में हम जब आएंगे, सेक्शन 20
बात करता है। देखिए मैं आपको एक बहुत क्वेश्चन ये पूछता है, बच्चों से गलत भी हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, सेक्शन 20 जब भी आप पढ़िएगा, सेक्शन 13 का जो है आप हेडलाइन ज़रूर पढ़िएगा, शॉर्ट टाइटल उसके टाइटल ज़रूर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें जो लिखा है, व्हेन द अनबॉर्न पर्सन, जैसे ही देखिए यहाँ पे अनबॉर्न पर्सन लिखा है ना, अनबॉर्न पर्सन जैसे ही हम ये वर्ड देखते हैं तो हम ज़्यादातर सेक्शन 13 पे हमने लर्न कर रखा है, सेक्शन 13 में प्रोविज़न किससे रिलेटेड है, अनबॉर्न पर्सन से रिलेटेड है। तो सेक्शन 20 भी यही बात कर रहा है, अनबॉर्न पर्सन तो ये भी कह रहा है। और क्वेश्चन में एज इट इज़ ये लिख के आता है, व्हेन द अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ट्रांसफर मेड बाय हिज ओन बेनिफिट। तो वेट फॉर अ मिनट, जैसे ही ये बात आएगा एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, अनबॉर्न पर्सन, दो चीज़ें याद रखो, जब ये आएगा प्रोविज़न रिलेटेड टू अनबॉर्न पर्सन कहाँ पे, तो आप सेक्शन 13 क्लिक करोगे, और जैसे ही ये आएगा अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, वहाँ पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं 13 में अनबॉर्न पर्सन को, ठीक है, कि जब वो पैदा होगा तो वो उसमें निहित होगा। लेकिन हम कह रहे हैं एक्वायर, यहाँ पे क्या कर ले रहा है, ये एक्वायर कर ले रहा है, एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर मेड ऑन हिज ओन बेनिफिट, ठीक है, फॉर हिज ओन बेनिफिट। तो ये सेक्शन 20 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कह रहा है ये क्या, इफ़ इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज मेड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज़ अनबॉर्न, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, ठीक है, वो अनबॉर्न पर्सन के हित के लिए है, ही एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एज सुन एज ही इज़ बॉर्न। तो जैसे ही वो पैदा होगा, जिस दिन वो पैदा होगा, जिंदा जिस दिन वो धरती पे कदम रखेगा, उस दिन वो प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या होगी, निहित मान ली जाएगी, ठीक है। दूसरा है, द अनबॉर्न पर्सन विल रिसीव द इंटरेस्ट एज सुन एज ही इज़ बॉर्न इफ़ नो एडवर्स कंडीशन हैज़ बीन गिवन इन द ट्रांसफ़र डीड। अगर कोई अलग से कंडीशन नहीं रखी गई है कि ठीक है ट्रांसफ़र तो मैंने अनबॉर्न पर्सन को कर दिया, लेकिन उस पर अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया है, तो जैसे ही वो जिस दिन वो जन्म लेगा, उस दिन से जो भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके लिए होगा, वो सारी चीज़ें उसको मिलनी शुरू हो जाएंगी। द अनबॉर्न इंटरेस्ट will acquire interest in the property, ठीक है, even when it is not entitled to enjoy it by birth। वो उन सारी चीज़ों का भी हकदार होगा जिसके लिए वो जब पैदा हुआ उस समय वो उसका यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी अपनी मानो ट्रांसफ़र कर दी, मैंने आपको अपने घर ट्रांसफ़र कर दिया, कोई अनबॉर्न बच्चे को मैंने अपना घर ट्रांसफ़र किया, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसमें घर में मेरे स्विमिंग पूल भी है, ठीक है, तो जिस दिन वो बच्चा जन्म लेगा उस दिन उसको वो पूरा का पूरा घर वेस्टेड हो गया उसकी प्रॉपर्टी में, कि वो उस बच्चे के लिए है, क्योंकि जैसे उसने ज़िंदा जन्म ले लिया। तो लेकिन वो क्या डे 1 से उस घर का यूज़ कर सकता है, वो स्विमिंग पूल का यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो किसके कब्ज़े में मानी जाएगी, उस बच्चे के कब्ज़े में मानी जाएगी जिसने अभी न्यूबॉर्न जन्म लिया है। वही कह रहा है सेक्शन 20 जो है आपको, वो कह रहा है अनबॉर्न पर्सन एक्वायर, ठीक है। मैंने जो कहा ना आपको, ये जो एक्वायर्ड वर्ड है, एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट, जैसे ही उसने जन्म लिया कौन कौन सी वेस्टेड इंटरेस्ट उसके में अपने आप निहित होती चली जाएंगी, इसके बारे में रिलेटेड है। और डायरेक्ट अनबॉर्न पर्सन के खाली ट्रांसफ़र के पे बात करेंगे तो 13, और जैसे ही एक्वायर्ड वर्ड आ जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में, वो तो आप कौन सा सेक्शन टिक करोगे, सेक्शन 20, ठीक है। सेक्शन 21 की बात करेंगे। सेक्शन 21 आपका कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। मैंने अभी आपको बताया, एक होता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टिजेंट वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा होता है जिसकी संभावना होती है कि ऐसा होगा ही, और जब ये होगा तो ये प्रॉपर्टी अपने आप उसके तक चली जाएगी। जैसे हमारे हिंदू सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। 21 क्या कहते हैं, कॉन्टिजेंट। जैसे अब देखो, आपने 31 से लेके 36 में जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट का मतलब ही होता है विच वॉज डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, फॉर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वो किसी के कार्य के होने या ना होने पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि जब भी ऐसा हो सकता होगा तो वो उसके अंदर निहित होगा, वो वेस्टेड है। लेकिन कॉन्टिजेंट क्या होता है, जब पर्टिकुलर किसी चीज़ के होने या ना होने पे डिपेंड होता है। जैसे द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरर इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी डिपेंड्स ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ सच
ये कह रहे हैं ना ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस। देखिए ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ सच स्पेसिफिक इवेंट, अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने पे इस पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टी को डिपेंड करता है तो वो क्या होगा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा। तो इंटरेस्ट ऑफ विच इज़ अनसर्टेन, कैसा है ये, अनसर्टेन है, कोई फिक्स नहीं है कि ये होगा ही कि नहीं होगा, वेयर इट हैपन और नॉट, देन दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। मैंने आपको जैसे बताया तो सेम प्रोविजन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में 31 से 36 में है, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी और यहाँ पे भी वही है, डिपेंड ऑन पर्टिकुलर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट, कब कौन कौन सी कंडीशन है जब आप ये बात करोगे कि जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है आपका वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पहला, व्हेन द कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द ऑकरेंस, अगर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट अगर किस पे डिपेंड करता है, किसी चीज़ के होने पे, सर्टेन इवेंट, किसी के सर्टेन इवेंट होने पे डिपेंड करता है, तो वो जैसे ही वो चीज़ होगा वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। When and contingent interest depend on the non occurrence, और अगर किसी की ना होने पे कोई हमने शर्त ऐसी रखी है कि जब ये नहीं होगा तब तुमको ये मिलेगा स्पेसिफिक सर्टेन इवेंट, तो जैसे ही वो चीज़, और अगर वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है, हमने किसी चीज़ के ना होने पे हमने अगर आपको कोई कहा था कि आपको ये प्रॉपर्टी मैं तब दूंगा जब ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, और अगर उसका उस नहीं होने का संभावना इम्पॉसिबल जैसा हो गया तो वो प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है, कहता है वेयर द सर्टेन ऑफ इंटरेस्ट, वेयर द क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द अल्टरनेट ऑफ टू इवेंट, अगर किसी दो चीज़ पे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हमने पढ़ा 35 में, तो हमने कहा कि किसी दो चीज़ के अल्टरनेट ऑफ टू इवेंट्स के बीच में अगर वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्रिएट हो रहा है इंटरेस्ट किसी दो चीज़ के बीच में, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द अल्टरनेट ऑफ टू इवेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ आइदर ऑफ देम, कि उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए। जैसे डबल डिप आप जो है जब वो कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं तो उसमें क्या डबल डिप का भी ऑप्शन आता है, तो उन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो हम आपको ये चीज़ दे देंगे, ये प्रॉपर्टी आपकी होगी। तो उस तरह के कंडीशन में भी, उस तरह का अगर आपने कोई कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हैपन हो जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो फीचर्स क्या है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के। कहता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड, ये पॉसिबल है कि कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद कह रहा है इफ़ द ट्रांसफरी हैज़ टू फुलफिल अ पॉजिटिव कंडीशन, ठीक है, माने दो कंडीशन हमने लगाई थी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव कंडीशन को अगर ट्रांसफरी ने फुलफिल कर दिया, बिफोर दैट एन इम्पॉसिबिलिटी ऑकर, कि बिना जब तक ये होने से पहले कि ये कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, इट विल रिमेन अ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट एंड कैन नॉट टेक फ्रॉम ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, और ये तब तक ये जो है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट ही रहेगा, ये वेस्टेड इंटरेस्ट पे कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी की पॉजिटिव चीज़ के कंडीशन को आपने फुलफ़िल कर दिया है और वो आगे चल के उसके इम्पॉसिबल होने के पहले तो वो जो है कॉन्टिजेंट ही बना रहेगा, वो वेस्टेड में कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरा कह रहा है इफ़ द ट्रांसफ़र हैज़ टू फुलफ़िल एनी नेगेटिव कंडीशन, ठीक है, अगर कोई ट्रांसफ़र या अगर किसी नेगेटिव कंडीशन को उसने फुलफ़िल कर दिया, जब पॉजिटिव को किया तो वो कॉन्टिजेंट बना रहेगा, लेकिन अगर उसने नेगेटिव को फुलफ़िल किया, जो यहाँ पे बात कर रहा है, फुलफ़िल एनी नेगेटिव कंडीशन एंड बिफोर दैट एन इम्पॉसिबिलिटी अकर, और उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी की जो कंडीशन थी वो उत्पन्न हो गई, इट विल नो लॉन्गर बी टू कॉन्टिजेंट, तो वो कॉन्टिजेंट के कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा और वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। चौथा कह रहे कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज़ नॉट हेरिडेटरी, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट हेरिडेटरी नहीं होता है वो, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, किसी काम के होने या ना होने पे डिपेंड करता है, लेकिन हेरिडेटरी जो होता है वो वंशानुगत होता है, वो बढ़ता ही रहता है, वो ट्रांसफ़र ही होता रहता है, उसके लिए ये नहीं है कि ये होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा, वो किसी के इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड नहीं होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट जो है वो किसी न किसी चीज़ के हैपनिंग पे होता है। पांचवा कहता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कैन नॉट बी अटैच, और जो भी कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है आप उसको अटैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट को आप अटैच करके आपका कोई अगर दिवालिया हो गया तो आप उससे अपनी थोड़ी रिकवरी कर सकते हो, लेकिन कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की अगर कोई कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है कि ये इवेंट पर्टिकुलर होगा नहीं होगा, अगर हो गया तो फिर वो मुझे मिलेगा, तो क्या आप सोचो कि पहले ही आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो कि कल को अगर हो जाएगा तो इसको मिल जाएगा तो मैं अभी अपनी वसूली कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो कह रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
आपके लिए एक नोट लिखा हुआ है, वो कहता है कि वेरियस एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट आर गिवन इन सेक्शन 120 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट। जब आपके बहुत सारे जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं, कंडीशंस हैं, वो आपको जो सक्सेशन एक्ट है हमारा, वो सेक्शन 120 में आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए मैंने जैसे आपको बोला सेक्शन 19 और 21 में शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है कि सेक्शन 19 किससे रिलेटेड है। पहले तो आप ये याद रखो कि वो है वेस्टेड इंटरेस्ट है, और 21 कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट हमेशा किसी चीज़ के हैपनिंग, पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग या उसके इम्पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट का ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कहता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट हैज़ टेक इफेक्ट वेदर और नॉट सम फ्यूचर इवेंट विल हैपन। ठीक है, किसी फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पे ये डिपेंड करता है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट कैसा होता है, टेक इफेक्ट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी में, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन अगर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करके आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो किसी चीज़ के हैपनिंग पे करोगे, तो वो तब तक नहीं होगा जब तक वो काम होगा नहीं। ठीक, दूसरा कहता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज़ नॉट हेरिडेटरी, लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो हेरिडेटरी होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, तीसरा है इन केस ऑफ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट द ओनरशिप ऑफ द ओनर इज इनकम्प्लीट। तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के केस में जो होता है, जो ओनर होते हैं, जो ओनरशिप होती है वो इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो पर्टिकुलर इवेंट हो नहीं जाएगा। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट में ओनरशिप जो है स्टार्टिंग से ही मानी जाती है। चौथा है आपका जो डिफरेंस है, वो कहता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रेजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। प्रेजेंट इंटरेस्ट के बारे में ये बात नहीं करता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, क्योंकि वो किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे तो जो भी होगा या नहीं होगा वो कैसे बात कर रहा है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। वेयर एज वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोवाइड द प्रेजेंट एंड राइट इंटरेस्ट इन द, कह रहा है। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो प्रेजेंट में एप्लीकेबल होता है, और उसका इंटरेस्ट में जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रेजेंट में ही डेवलप हो जाती है। लेकिन कॉन्टिजेंट में फ्यूचर पे के इवेंट पे डिपेंड होता है, इसलिए वो फ्यूचर के बेस पे होता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट प्रेजेंट के बेस पे होता है। ठीक है, पांचवा है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कैन नॉट बी अटैच। ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में है, तो कब आप उसको फ्यूचर की प्रॉपर्टी को कब किसके हाथ में क्या हो जाए, कब किसके साथ क्या हो, ये वो हैपनिंग हो ना हो, इसलिए आप उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है आप उसको अटैच कर सकते हो, कैन बी अटैच अंडर सेक्शन 6C ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जो हमारा CPC है 1908 का, उसका जो सेक्शन 6 है, उसके जो सब क्लॉज C है, उसके अंतर्गत जो है वेस्टेड इंटरेस्ट को आप अटैच भी कर सकते हो। हमने यहाँ सेक्शन 21 तक देखा, बाकी के सेक्शंस हम कल देखेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देती हूँ कि आज हमने कितने सेक्शंस पढ़े। हमने 15 पढ़ा, जो हमारा एक बीच में छूटा था, जो कि सप्लीमेंट्री सेक्शन है 13 और 14 का। हमने सेक्शन 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, 21 पढ़ा। हमने आज टोटल 6 सेक्शन पढ़े, जो कि 15 आपका उस बंच में आता है 13 से 16 वाले में। 17 आपका एक्यूमुलेशन के बारे में बात करता है। 18 आपका परपिचुटी कहता है कि परपिचुटी से रिलेटेड अगर आप कोई ट्रांसफ़र करते हो तो वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन अगर परपिचुटी पब्लिक बेनिफिट के लिए है तो वो भी वैलिड होगा। 19 कहता है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में जब बात करता है तो वो कहता है वेस्टेड इंटरेस्ट किसको कहते हैं कि जो जैसे ही आप धरती पे जन्म लेते हो, ठीक है, तो वो चीज़ जो है आपको ओनरशिप देती है वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, और वो हेरिडेटरी होती है। ये सारे हमने डिफरेंसेस में देखे। 20 हमने जब देखा, जब 20 में हमने कहा अनबॉर्न, जो उसका जो मेन वो था कि एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहा है कि अनबॉर्न पर्सन की कब वेस्टेड इंटरेस्ट एक्वायर्ड कर लेगा। ठीक है, और 13 अनबॉर्न पर्सन के ट्रांसफ़र की बात करता है। 20 जो है वो आप जब भी पढ़ो तो 13 के साथ ही उसको पढ़ना। ठीक, 21 हमारा कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की बात करता है। जो मेन डिफरेंट है कॉन्टिजेंट और वेस्टेड में कि जो वेस्टेड होता है वो प्रेजेंट में काम करता है, लेकिन जो कॉन्टिजेंट होता है वो फ्यूचर के लिए काम करता है। ठीक है, और जो ये आपको मैंने अपने डिफरेंसेस बताए वो, क्योंकि ये शॉर्ट टाइटल में लिखने के लिए आता है। एक्यूमुलेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्यूमुलेशन सेक्शन 17 में काम करता है। सेक्शन 19, 21 और सेक्शन 20 को 13 के साथ आप कोरिलेट करके पढ़ोगे, जो उसके रिलेटेड केसेस है वो आप देखोगे जो हमने आपको बताए हैं। ठीक है, और बाकी के जो सेक्शंस हैं हम उसको कल कवर करेंगे।
और बहुत जल्दी ही ये हमारा जो है TPA ख़त्म होने वाला है, और ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद जो है आगे दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ लाइक और कमेंट तो प्लीज़ किया करो। आप नहीं पसंद आ रहा है कोई अगर चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो ही तो मैं उसमें सुधार कर पाऊँगी, और आपके लिए जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, और मैं उसमें और सुधार ला पाऊँगी, ताकि आपको वो बेनिफिट मिल सके जिसके लिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।